जय हिंद बच्चों। जैसा कि सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के सभी चैप्टर का अध्ययन बारीकी से करते जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ग्रामर जो है सो बिल्कुल छूटता जा रहा है। लेकिन इसको इतना आसानी से तो छूटने नहीं देंगे। तो चलिए आज हम लोग ग्रामर का ही अध्ययन करते हैं। ग्रामर में नॉन-फिनाइट्स के बारे में शायद कुछ जानते होंगे। आज हम लोग नॉन-फिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि सिलेबस का ये प्रथम भाग है और अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलिए आज हम लोग इसको ही पढ़ लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि नॉन-फिनाइट्स के पहले वर्ब के बारे में कुछ जान लेते हैं। चूँकि जैसा कि जानते हैं कि हम अपना आइडेंटिफिकेशन अगर किसी को बताते हैं तो उसमें अपने पिता का नाम भी बहुत ज़रूरी होता है बताने के लिए, तभी उसको ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए जब हम लोग आज नॉन-फिनाइट्स का अध्ययन करेंगे तो उसके पहले हम नॉन-फिनाइट्स के पिता का भी अध्ययन कर लेते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि नॉन-फिनाइट्स के पिता का नाम है वर्ब। और हम ये भी जानते हैं कि वर्ब का अध्ययन करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं वर्ब के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन और पोजीशन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी कार्य, स्थिति और अधिकार के बारे में बताता है। और इसी को हम जो है सो वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, राम गोज़ टू स्कूल, जैसा कि देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे राम गोज़ टू स्कूल में गोज़ जो है सो वर्ब है जो एक काम के होने का बोध करा रहा है। स्कूल जाने का काम यहाँ पे हो रहा है, स्कूल जाने का। और वर्ब के प्रकार के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रूप के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर जो वर्ब होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब के बारे में जैसा कि जानते हैं जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, और दूसरा होता है मेन वर्ब जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े होंगे। ये वैसी क्रियाएं हैं जो टेंस, मूड, वॉइस के निर्माण में मुख्य क्रिया की मदद करती है। तो ये सहायक क्रिया इसलिए इसका नाम हुआ क्योंकि ये दूसरों की सहायता करता है। जैसे शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक वर्ब ऐसा भी है जो मेन वर्ब की सहायता कर रही है और कर रहा है, और वो वर्ब मेन वर्ब जो है, तो मेन वर्ब को पहले पहचान लेते हैं, वो होता है वो है सॉल्व। और
दूसरा जो इसकी सहायता कर रहा है वह है कैन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैन जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, जबकि सॉल्व जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ ये भी देख लेते हैं मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब कैसे है। तो जैसा कि जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में किसी काम के होने का बोध मेन वर्ब कराता है, और मेन वर्ब के सहायता से ही जो है सेंटेंस का निर्माण पूर्ण हो जाता है। जबकि अगर हम एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये एक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जो मेन वर्ब ठीक हो, सुरक्षित हो, इसके लिए वह जो है सो उसकी सहायता करता है। ये कह सकते हैं आज की इस गोतियारी तुलना को देखें तो जैसा कि जानते हैं कि एक गोतिया दूसरे गोतिया की सहायता नहीं करता, बल्कि जस्ट उसका पैर पकड़ करके खींचने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये गोतिया जो है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, उसमें एक्सिलरी वर्ब एक ऐसा गोतिया है जो इस प्रकार का कार्य करना नहीं चाहता, वह सहायता ही करता है। एक्सिलरी वर्ब के भी दो भेद होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा मॉडल एक्सिलरी। और प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में तो जानते ही हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी जो हैं वो ऐसे एक्सिलरी, इसमें लगभग जो है सो 11 हैं सब। इसको कहते हैं ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। हैव, हैज़, हैड इसी के अंतर्गत आता है। डू, डज, डिड इसी के अंतर्गत आता है। और इस तरह से टोटल ये 11 हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी जो है सो जानते ही होंगे, ये 13 हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल और आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड, ये सब के सब जो है सो 13 मॉडल हैं। इसके बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। ये तो हम लोग देखे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हैं वो दो होते हैं, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के बारे में अभी हम लोग देख लिए थे, जिसमें प्राइमरी और मॉडल दोनों एक्सिलरी को देखे। आगे देखते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बारे में जान लेते हैं। ये इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि यह एक ऐसा वर्ब है जो क्रिया के कार्य व्यापार का असर इसमें कर्ता तक ही सीमित रहता है, कर्ता तक ही सीमित ना रहकर अन्य व्यक्ति वस्तु पर भी पड़ता है। या फिर साफ साफ शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वर्ब के बाद एक स्पेशल ऑब्जेक्ट आने की संभावना होती है। अगर स्पेशल ऑब्जेक्ट ना हो तो आने की संभावना प्रबल होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ब है जिसके कार्य व्यापार का असर जो है उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। इसका अर्थ है, साफ साफ शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है और ऑब्जेक्ट आने की संभावना भी नहीं रह सकती है। एक बार पुनः जो है सो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लें। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर के आता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अध्ययन कर लिए। आगे जो है
जिस वर्ब के दो रूप के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसमें से स्ट्रक्चर के आधार पर हमने दो वर्ब का अध्ययन किया। आगे रूप के आधार पर जो है फॉर्म के आधार पर हम लोग वर्ब का अध्ययन करते हैं। तो रूप के आधार पर जैसा कि जानते हैं वर्ब के दो भेद होते हैं, एक फिनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब, जो अभी हम लोग को पढ़ना है नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब के बारे में जान लेते हैं। ये वैसे वर्ब होते हैं जो अपना रूप सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार से बदल लेते हैं। फिनाइट वर्ब जो है वो अपना रूप को सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल लेता है। जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, सी वाज ए डॉक्टर। यहाँ पे जैसा कि देख ही रहे होंगे, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार से अपना रूप ये बदल रहा है। जहाँ पे हमने सी देखा सब्जेक्ट के रूप में, उसमें जिस वर्ब का प्रयोग किया हमने वह था इज, सी इज़ ए डॉक्टर। पुनः हमने एक वर्ब दिया सी और हमने उसको टेंस के आधार से बदलना चाहा, उसमें वाज दे दिया। तो एक और जहाँ पे इज का प्रयोग हुआ वहीं पे दूसरी ओर वाज का प्रयोग हो गया। इसका अर्थ साफ साफ शब्दों में हम लोग समझ ले रहे हैं कि ये जो है सो अपना रूप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार से बदल ले रहा है, और यही बदलने वाले को कहते हैं हम फिनाइट वर्ब। जबकि नॉन फिनाइट वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन फिनाइट वर्ब जो है वो वह वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट हो या टेंस हो, इसके अनुसार ये अपना रूप ना बदल करके सदा एक ही रूप में रहता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक ही रूप में अगर रहता है तो हम लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं गो, जिसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी वांट्स टू गो, सी वांट्स टू गो। हिंदी, वह जाना चाहता, वह जाना चाहती है। दूसरा ले लेते हैं, सी वांटेड टू गो, इसका हिंदी समझ लेते हैं, वह जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, जिस दो सेंटेंस में हमने वर्ब को लिया, वांट्स लगाए तो भी टू गो हुआ, वांटेड लगाए तो भी टू गो ही हुआ। इसका अर्थ है यहाँ टू गो जो है वह ना तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला और ना ही टेंस के अनुसार से बदला। अगर सी वांट्स टू गो आई भी लगा देंगे तो आई वांट टू गो ही होगा, ना कि आई वांट टू गोइंग। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार भी हमने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट देते हैं तो भी इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम टेंस के आधार पर भी बदलना चाहें, जैसे सी वांट्स अभी लिखे थे, सी वांट्स टू गो, और एक हम देते हैं सी वांटेड, एक में प्रेजेंट टेंस दे दिए, दूसरा में पास्ट दे देते हैं, सी वांटेड टू गो। तो यहाँ पे भी जो है सो गो ही रहा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज हम लोग इस क्लास में बस इतना ही, फिनाइट और नॉन फिनाइट के बारे में, उधर एक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में जान लिए। पुनः जो है सो कल नॉन फिनाइट के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नॉन फिनाइट को विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझा दिया। चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। पुनः कल जो है सो हाजिर होंगे दूसरे वीडियो के साथ।